नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यानी पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। अपने बजट भाषण में सीएम सैनी ने कहा कि हमें कुछ परंपराओं से हटकर काम करना होगा, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम से पंचकुला को एआई हब बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने इस साल के बजट के लिए कुल 11,000 सुझाव उनको जनता की तरफ से मिले थे और इसी के आधार पर उन्होंने हरियाणा के हर वर्ग का ध्यान रखा है। राज्य में हर साल 50 लाख रोजगार पैदा करने के लिए सरकार काम कर रही है और इस बजट में सीएम ने किसानों, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि किस वर्ग के लिए क्या खास है, जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। मेरे सहयोगी राम और हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस हरियाणा में जो बजट पेश किया गया है इस पर खास बातचीत के लिए। संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए कि इस बजट में सीएम नायब सिंह सैनी का जो ये बजट है कितना नायाब होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि ये जो बजट आया है 2024-25 का, इसमें युवाओं के लिए, खासकर खिलाड़ियों के लिए बहुत सी जो है घोषणाएं मुख्यमंत्री नायब सिंह सरकार ने की हैं। इसमें युवाओं के लिए काफी और जो योजनाएं हैं वो आएंगी, जिसमें कि खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए कुछ नई चीजें नायब सिंह ने घोषणाएं की हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी बात की जाए तो जो सरकारी स्कूल की बात की जाए तो वहां पर जो तीसरी आंख का जो पहरा होगा, सीसीटीवी कैमराज होंगे, उनके लिए भी बात कही गई है। जी, तो इस बजट में अगर मैं बात कहूँ सीधे मोटे मोटे तौर पर कि बजट में क्या क्या चीजें जो अहम है, यानी कि प्राथमिकता किन चीजों को रखी गई है, किन किन चीजों को लेकर सैनी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है कि सिर्फ अभी फिलहाल मोटे तौर पर यही सारी चीजें होंगी जिस पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ महिला वर्ग की, तो क्या महिलाओं के लिए कुछ ऐसा खास है? ऐसे कौन कौन से वर्ग है जिसको इस वक्त बजट सेशन में प्राथमिकता दी गई है? महिलाओं के लिए बात की जाए तो महिलाओं के लिए ना जो है 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80,000 जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषण स्तर से उधार किए जाने की उन्होंने मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण देने की जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री ने की है। महिलाओं के लिए जो दिल्ली में जो था सफर था महिलाओं के लिए बसों में, उसके लिए नायब सरकार ने। तो मतलब जब हम सभी सीएम नायब सैनी जी को सुन रहे थे तो हमें हमेशा से ही ये बात विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी कि वो कहीं भी किसानों को अछूता नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा से सबसे पहले किसानों की बात करते हैं और बजट सेशन में भी जब वो बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने किसानों को लेकर ही बातचीत की। तो इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है? किसानों के लिए जो है खास बहुत सी चीजें हैं, जिसमें किसानों के लिए जो है लुभावनी जो घोषणाएं की गई हैं, इसमें किसानों को फायदा होने के जो आसार रहेंगे। जो हरियाणा के किसान हैं और जो नई घोषणाएं हैं उनके लिए, जो किसानों के लिए नायब सिंह ने बहुत सी अनेक सी घोषणाएं की हैं। जी, आम जनता को इससे क्या क्या राहत का मतलब क्या मूड देखने को मिल रहा है? क्या नाराज है किसी चीज को लेकर? आप लगातार लोगों से जुड़ते रहते हैं, तो क्या जनता का मूड क्या है इस वक्त बजट को लेकर? जनता मूड काफी अच्छा है। बात की जाए गौशालाओं के लिए जो घोषणा की है, जो साइड के लिए घोषणा की है, जो युवाओं के लिए जो घोषणा की है, जो खिलाड़ियों के लिए जो घोषणा की है, महिलाओं के लिए घोषणा की है, हॉस्पिटल्स को लेकर जो घोषणा की है, काफी जो घोषणाएं हैं आम वर्ग के लिए काफी अच्छी घोषणाएं इस बजट में नायब सिंह सरकार ने की है। मुझे लगता है कि इस बजट से कोई आम आदमी नाराज होगा। जी बिल्कुल, मतलब अब इसके अलावा हमेशा से ही जो चाहे सत्तासीन पार्टियां हो या विपक्ष की पार्टी, अगर हम चुनावों के नज़रिए से देखें तो लगातार ऐसा देखा जाता रहा है कि वो कुछ चंदा बांटते हैं हमेशा से ही। लेकिन इस बजट सत्र से पहले ही बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। तो क्या लगता है कि महिलाओं को कब तक 2100 रुपये मिल जाएंगे? क्योंकि अगर ये जो उन्होंने वादा किया है अगर इनको उन्होंने पूरा नहीं किया तो पार्टी की किरकिरी भी हो सकती है। जी, मैं आपको बता दूं, इस बजट में महिलाओं के लिए 2100 रुपए की जो घोषणा की गई है वो जल्दी सरकार इसको लागू करने वाली, इसके लिए जो है नियम बना दिए गए हैं और इसकी जल्द घोषणा हो जाएगी। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। जी संजय जी, एक सवाल बजट के दौरान एक बात आ रही थी, वो है कि संस्कृत विद्याभवन की हर जिले में एक संस्कृत महाविद्यालय बनाने की बात बजट में रखी गई है। इसको लेके आप कैसे देखते हैं?
सैनी सरकार ने दो सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर जो फैसला किया है उसमें है शिक्षा और स्वास्थ्य। और मेरा मानना है कि विकसित हरियाणा के संकल्प में दोनों बात बड़ी महत्वपूर्ण है राम जी। इसमें जो है कि वित्तीय वर्ष 2025 में हर 10 किलोमीटर पर एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। ये बड़ी घोषणा है नायब सरकार की। जैसे डबवाली, नारनौल, लांगल चौधरी हिसार, सिवानी जैसे जो ब्लॉक होंगे वहां बच्चों को जो है शिक्षा का लाभ मिलेगा, अनुमान है, संभावना भी है। ये सरकार की बड़ी घोषणा है तो संस्कृति मॉडल स्कूल को लेकर की गई है। एक बात हमने पहले भी जब आपसे बात की थी और इस मुद्दे पर हमने चर्चा किया था तो ये कहा था कि डंकी रूट से जो हमारे युवा हैं वो दूसरे देशों में जब जा रहे हैं उसको लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो इस बजट में डंकी रूट से जाने वाले जो लोग हैं या वो लोग जो डंकी रूट का पूरा गोरखधंधा चला रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की भी बात हुई थी। तो इस बजट में भी उसको लेके प्रावधान की गए हैं, उसको एक बिल लाने की बात कही गई है। तो अब चूंकि एक बिल लाया जाएगा और वैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी तो इसे आप अब कैसे देखते हैं? डंकी रूट के जरिए युवाओं को की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर हरियाणा सरकार जो है कठोर नियम लागू करने जा रही है। और यहाँ तक कि अब पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था, जो अमेरिका से जो बच्चे डिपोर्ट हुए थे उनको भारत लाया गया था, जिन बच्चों ने शिकायत की उन बच्चों की शिकायत के आधार पर जो डंकी रूट के माध्यम से युवाओं को फॉरेन भेजने का काम करते हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का काम नायब सैनी सरकार ने किया है। और अब जो बजट पेश हुआ है इसके बाद कठोर नियम बना लिया जाएगा। एक और अनोखी बात हुई है इस बजट में, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की, कि एक थिंक टैंक के रूप में एक संस्था बनाने की जो कि सरकार को नीति के रूप में या नीतियों में सलाह देगी। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि जो जॉब के बाद जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन लोगों को लेकर एक अलग से संस्था बना दी जाएगी। जैसे कि भी हरियाणा में पहले भी कुछ संस्थाएं बनी हुई हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो समस्या सुलझाते हैं लोगों की, जो फैमिली के जो समझौते उनको करवाते हैं, उस तरीके से जो संस्था बनाई जाएगी कहीं ना कहीं सरकार के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। जी संजय जी, इस पूरे ही बजट में हमने देखा कि उन्होंने किसानों की भी बात की, युवाओं की भी बात की, लेकिन एक चीज है जिसपे सभी का ध्यान आकर्षित हो गया है, वो है महिलाओं के लिए जो उन्होंने एक के बढ़कर एक जो वादे किए हैं। वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लाडो लक्ष्मी योजना की, तो इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। तो इस वादे को, इस ऐलान को हम किस तरह से ले, क्या कहीं ना कहीं जो पिछड़ जाते थे विधानसभा चुनाव में महिला जो वोटर होती थी वो हमेशा से ही कांग्रेस के पक्ष में रहती थी, क्योंकि वो मुफ्त सिलेंडर की बात करते थे, आगे जाकर उन्होंने त्योहारों पे भी कुछ ऐसी रियायतें देने की बात की। तो और अब लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान, इसको किस नजरिए से लिया जाए? इसमें जो महिलाओं के लिए काफी जो महिलाएं हैं जो एजुकेटेड तो हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, चाहे कोई महिला जो बागवानी के काम में कोई मार्च हासिल हो, उसको 1 लाख रुपए तक का जो है मुफ्त जो है बिना ब्याज का जो रुपया सरकार देने का काम करेगी। और ये महिलाओं के लिए काफी अच्छी योजना है लाडो योजना वाली, जो इतने करोड़ों की तादाद में जो घोषणा की है, करोड़ों रुपए का जो घोषणा की है मुख्यमंत्री ने, ये कहीं ना कहीं एक आने वाली जो चुनाव रहेंगे इसके बाद कभी भविष्य में होंगे, जो कांग्रेस के पक्ष में जो महिला मतदान करती थी, जिन महिलाओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आने का काम करेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि जो इस वक्त कांग्रेस के खेमे में जाता हुआ महिला वोटर था, वो अब वो सीधे सीधे बीजेपी की झोली में आ गया है, क्या कहा जा सकता है ऐसा? जी बिल्कुल। जैसे महिलाओं के लिए जो पढ़ने वाली बेटियों के लिए स्कूटी की जो बात की गई है, स्कूटी देने की बात है, ब्याज मुक्त लोन देने की बात है, 3.2 लाख लखपति दीदी बनाने की जो बात है, 500 रुपए का जो सिलेंडर का जो दायरा बढ़ाने की बात है, 21 रुपए महीना देने वाली जो बात है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए बड़ी फायदेमंद होंगी और बजट से महिलाओं को काफी लाभ भी मिलेगा। राम, यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरह से वो लगातार महिलाओं को अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं अगर वोटर के नज़रिए से देखूँ तो पिछले विधानसभा चुनावों में कोई डाटा थोड़ा सा बहक गया था, मतलब जो पूरा महिला वोट बैंक था, जो युवा वोट बैंक था, वो कांग्रेस के खाते में था। लेकिन क्या अब जो बजट में उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, तो क्या होगा कि अब जो महिला वोटर होगा वो सीधे बीजेपी के खाते में जाएगा?
देखिए कोमल, सीधे बीजेपी के खाते में के जाएगा या नहीं जाएगा ये तो अभी इस पर कोई भी बयान देना उचित नहीं है, लेकिन हाँ, इस बजट में महिलाओं के लिए को विशेष ध्यान रखा गया है। बता दें, इस बजट में महिलाओं के लिए हर सेक्टर में आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट हुई है। अगर बात करें हम किसानी के यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसमें उन महिलाओं को रियायत दी जाएगी जो 1 लाख रुपए तक की ऋण मुक्त लोन की बात कही गई है। उसके अलावा जो पशुपालक हैं जो देसी गाय खरीदेंगे, उनकी जो अनुदान होते थे वो 25,000 से बढ़ाकर 30,000 तक किया गया है। इसके अलावा जो महिलाएं कृषि में है, पशुपालन में है, मछली पालन में है और इस तरह के कामों में है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही विशेष घोषणा की गई है। इस बजट को अगर आप देखेंगे मुख्य रूप से तो कई मामलों में उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, लगभग 11,000 के आसपास जो है उन्होंने सुझाव मांगे थे जनता से। तो जनता से सुझाव मांगने के बाद जनता के लगभग हर सेक्टर पे उन्होंने ध्यान भी दिया है। 2 महत्वपूर्ण बात है, एक डिपार्टमेंट अलग बनाने की जो नीतिगत रूप में सलाह देगा। उसके अलावा आज के वक्त में दुनिया एआई पे बहुत काम कर रही है और देश में भी एआई पर काफ़ी भविष्य के रूप में एआई को देखा जा रहा है। तो हरियाणा राज्य में 2 एआई हब बनाने की बात कही गई है, एक पंचकुला और एक गुड़गांव में। तो अगर आप देखेंगे गुरुग्राम में और पंचकुला में 2 एआई हब बनाने की बात कही गई है। तो ये कई रूप से राज्य के जो युवा हैं उनके लिए भी बड़े ही लाभदायक होगा। एक एडवांस टेक्नोलॉजी लर्निंग का एक सेंटर, राज्य में 2 सेंटर खुलेंगे जिसमें प्रदेश से पढ़ रहे इंजीनियर के बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो एआई में रिसर्च करना चाहते हैं, एआई सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी ही फायदे की बात होगी। तो युवाओं को भी ध्यान में रखा गया है। उसके अलावा एक और जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप की बात की गई है। कल्पना चावला जो स्कॉलरशिप की बात कही गई है। तो अगर आप बजट को पूर्ण रूप से देखेंगी तो महिलाओं के हिसाब, महिलाओं के लिए भी, उन महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को प्राथमिकता इस बजट महिलाओं के लिए भी है जो काम कर रही हैं, जो किसान से लेके प्रोफेशनल लाइफ में है उन तक के लिए, और उन गर्ल्स के लिए भी, उन लड़कियों के लिए भी जो अभी शिक्षा के उसमें है। तो लड़की से लेकर महिलाओं तक सबका ध्यान रखते हुए इस बजट में घोषणा की गई है। संजय जी, हमेशा से अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो स्थानीय स्तर पर भी नशे के विरुद्ध जो है वो लड़ाइयाँ चलती रही हैं, चाहे मैं पंजाब की बात करूं या मैं हरियाणा की बात करूं। स्थानीय स्तर पर हमेशा से ही नशे के विरुद्ध सरकारें एक्शन मोड में लगातार नजर आती नहीं है। इस बजट सेशन में भी कुछ ऐसे वादे किए गए हैं कि नशे के विरुद्ध अब सरकार एक्शन लेगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राम, यही प्रश्न मेरा आपके लिए है कि नशे के विरुद्ध पंजाब हो या हरियाणा सरकार हो, दोनों ही सरकारें लगातार एक्शन मोड में नजर आती रही हैं। अब हरियाणा सरकार ने भी अपने बजट सेशन में नशे के विरुद्ध लड़ाई लेके कुछ एक रियायतें बरतने का काम किया है। तो क्या इससे राज्य को क्या फायदा होगा? देखिए, नशा जो है, खासकर ड्रग्स एब्यूज जो है, अब पहले तो पंजाब की बात होती थी, हरियाणा में भी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो सरकार ने इस पर ध्यान देते हुए एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन तैयार करने की बात कही है जिसका नाम रखा है संकल्प, यानी सब्सटेंस एब्यूज एंड नारकोटिक्स नॉलेज अवेयरनेस एंड लिबरेशन प्रोग्राम अथॉरिटी। तो पूरी एक अथॉरिटी की बात की बनाने की बात की गई है, प्रावधान रखा गया। इसमें 10 करोड़ का बजट अभी शुरुआती दौर पर रखा गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन से ये उम्मीद की जा रही है कि राज्य भर में नशे के खिलाफ, ड्रग अब्यूज के खिलाफ, ड्रग्स के भी कई वेरिएशंस हैं, उन सभी वेरिएशंस को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस रखा जाए, जो उनसे ग्रसित हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। उसके अलावा जो इसको लेकर अवेयरनेस गांव-गांव से, सिर्फ शहरों की बात नहीं है, शहर से लेकर गांव स्तर तक, गांव स्तर कमेटियां बनाना, उनको उसको लेकर जागरूक करना, उसके अलावा शहरों में इसको लेकर जागरूक करना, उसके बाद प्रशासनिक तौर पर भी उस पर कार्रवाई करना। तो प्रदेश में जो युवा हैं नशे की लत में ना लगें और नशा मुक्त रहें, उसके लिए बाकायदा एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि एक बड़ी बात है। जी, हमने यहाँ पे बात करी युवाओं की, महिलाओं की, आगे हम बात करने किसानों की, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं बुजुर्गों की, तो एक बड़ा वर्ग रहा है हमेशा से ही जो बीजेपी का सपोर्टर रहा है। बुजुर्गों के लिए भी दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि
काफ़ी सारी बजट सेशन में उनके लिए भी ऐसे औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की बजट में बात की गई है, जिसका बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, ना ही केवल पैसों के तौर पर बल्कि कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। राम, अगर मैं किसानों की बात दोबारा से करती हूँ, क्योंकि हमेशा से ये मुद्दा गरमाता हुआ आया है कि हमेशा से ही हरियाणा सरकार पर यह आरोप लगता आया है कि उन्होंने किसानों के लिए जो वादे किए वो कभी पूर्ण नहीं किए। चाहे मैं एमएसपी की बात करूं या किसी फसलों पर रियायत देने की बात करूं, हमेशा से ही सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है, स्पेशली हरियाणा सरकार पर, कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। और लगातार कभी कभी ऐसे मौके भी आए जब किसानों ने सीएम सैनी का घेराव किया, उनके घर का घेराव किया, और लेकिन आज सेशन में उन्होंने शुरुआत ही किसानों को सौगात देने से की है। तो क्या लगता है कि जो किसानों का गुस्सा है या जो किसानों को उन्होंने जो तोहफा दिया है, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा हरित प्रदेश और पूरा किसानों का ही राज्य समझिए। यहाँ पर किसान सक्षम भी हैं, बड़े किसान हैं, बड़े समर्थवान किसान हैं, राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। कुछ मांगों को लेके प्रदेश के किसान जरूर सरकार के विरोध में थे। आपने एमएसपी की बात कही, एमएसपी कुछ फसलों को लेकर किसानों का कहना है कि उस पर हमें एमएसपी नहीं मिलती है, वो मिलनी चाहिए। हालांकि राज्य में एमएसपी पर जो अभी भी खरीदारी है, अगर हम तुलना करें अन्य राज्यों के मुकाबले, तो अच्छे ज़्यादा फसलों की यहाँ एमएसपी पर खरीद होती है। लेकिन फिर भी प्रदेश के किसानों की कुछ फसलों को लेकर मांग थी कि उस पर भी एमएसपी उन्हें मिले। तो ये एक टकराव है जो सरकार और किसान के बीच में प्रदेश में देखने को मिलती है। हालांकि आपने सही बताया, मुख्यमंत्री साहब ने बजट की शुरुआत ही जो है किसानों से शुरू की। तो किसानों के लिए तो बजट में है ही, आप जैसे हमने बताया कि 1 लाख तक जो ऋण है वो माफ़ होगी। उसके अलावा और भी कई प्रावधान किए गए हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरा बजट है, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, युवाओं की बात करूं, अब हमने बुजुर्गों की भी बात की, इसके अलावा जो युवा सेक्टर है, अब क्या युवाओं में उन्होंने वादा किया है कि नौकरियों को लेके भी अब सरकार सजग होगी, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, नौकरियों के लिए सजग होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जिससे युवा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और प्रदेश में यदि रोजगार के साधन रहेंगे तो युवा रोजगार की तरफ बढ़ेगा। हमने कहा कि नशा एक बड़ा मुद्दा बनता है, तो नशाखोरी और क्राइम और इन सब चीज़ों की तरफ जो आवाम जाती है, उसके बजाय वो रोजगार की तरफ बढ़ेगी। प्रदेश में हमने बताया जैसे कि इस घोषणा हुई है 2 AI सेंटर, एक पंचकुला और एक गुरुग्राम, 2 जगहों पर AI का हब बनाने की बात कही जा रही है। ये हब, देखिए, AI का हब कोई एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम नहीं करता है। AI का अगर आप कोई सेंटर लगते हैं तो उससे जो एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं वो भी आजू बाजू लगेंगी। तो यदि अगर कोई एक सेंटर एज अ सेंटर AI का खड़ा होता है या लगाया जाता है, तो उससे जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं वो भी लगेंगी, उसमें भी युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश की सरकारी नौकरियों में भी इसकी भी युवाओं की हमेशा इच्छा रहती है। उस प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां हैं वो बिना किसी करप्शन के या बिना किसी लेन देन और भेदभाव के हो, उसकी बात प्रदेश सरकार हमेशा दावा करती रही है। तो युवाओं को लेकर भी प्रदेश की सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। राम, हमेशा से ही हरियाणा सरकार पर ये आरोप लगता आया है कि जो हरियाणा की सरकार है वो दिल्ली के रिमोट से चलती है। और दिव्यांग, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बजट में दिव्यांगों के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी बात की गई है। इसको किस नजरिए से लेते हैं आप? देखिए, ये एक सकारात्मक सोच है और सकारात्मक पहल माना जाएगा, क्योंकि दिव्यांग जो है कई रूप से वंचित रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो इस हिसाब से उन्हें अगर ये सुविधा दी जा रही है कि जो ट्रांसपोर्ट है या जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें अगर उन्हें रियायत दी जाए तो ये अच्छी बात है और इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखना चाहिए। और लगातार जिस हिसाब से 50 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात नायब सैनी और हरियाणा सरकार से की गई है, ये एक बड़ा अपने आप में आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस थी तो तब भी यही मुद्दा भुना गया था, खर्ची पर्ची के माध्यम से किस प्रकार से नौकरियों में
धांधलेबाजी हुई थी उस वक्त किरण चौधरी एकदम फायर हो गई थी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर, और शायद यही एक मुद्दा बना आगे चलकर। खर्ची पर्ची इतना बड़ा मुद्दा बन गया था जिसको लेकर अब सीएम सैनी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने 50 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह दी है। यहाँ पे दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि खर्ची पर्ची समेत जमीन, अपने घर, अपना मकान, पानी की सही सुविधा उपलब्ध कराना, 24 घंटे देना, बिजली और लगातार कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर अब बीजेपी स्थानीय स्तर पे मौजूद है और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं ग्रामीण और आपको शहरी क्षेत्र की बात करूं तो हमेशा से ही विधानसभा चुनावों में भी हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से बीजेपी जब ग्रामीण क्षेत्र में थी कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक था वो पिछड़ गया था और शहरी क्षेत्रों में उनकी जो पार्टी की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। और अब जो इस प्रकार का बजट आया है तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ग्रामीण इलाका कहीं ना कहीं उनके हाथ से छूट गया था वो वापस आएगा। क्या लगता है इस पे? देखिए, ये बात सही है कि कोई भी नेता वोट बैंक का तो अपना हमेशा ध्यान रखता है और ये हमेशा कोशिश रहती है कि भाई जिनका समर्थन है उनमें असंतुष्टि का भाव ना आए। बजट पूरे राज्य के लिए बना है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, उसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और ये जैसा हमने पहले भी कहा है, हरियाणा में ये आरोप लगता है कि कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकास कर गए हैं और कुछ क्षेत्र एकदम पीछे रह गए हैं। तो उसको भी, उस जो गैप है, वो जो एक अंतर आता है राज्य में, उसको भी भरने की कोशिश की गई है। ना कि सिर्फ शहरी क्षेत्र या वो बड़े शहर जो कि काफ़ी तेजी से विकास कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का विकास ना हो, बल्कि राज्य के अन्य क्षेत्र जो किसी वजह से पीछे छूट गए हैं उनमें भी विकास की जो लहर है वो दौड़े, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। क्योंकि सियासी गलियारों में अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती गई है और अभी हाल ही में नगर निकाय चुनाव संपन्न भी हुए हैं जिसके विशेषज्ञ हैं जो मतलब निकाल रहे हैं कि जो उनकी जो एक पकड़ थी ग्रामीण इलाकों को लेकर या शहरी विकास को लेकर, अब वो पकड़ मजबूत हो चुकी है और इसी को लेकर अब पार्टी एक्शन मोड में नजर आएगी। और ना केवल राज्य स्तर पर भी हरियाणा बीजेपी सरकार का होना और केंद्र में भी बीजेपी सरकार का होना, ये कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल फायदा दे सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर एक ही पार्टी की सत्ता निकाय उसमें भी है, म्युनिसिपैलिटी में भी है, राज्य स्तर पर भी है और केंद्र स्तर पर है, तो इसके कई रूप से आपकी पॉलिसीज को बनाने यानी नीति को बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने में दोनों ही रूप में फायदा होता है। अक्सर हमारे देश में क्या होता है, नीतियां बड़ी अच्छी बनती हैं लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार पार्टी डिफरेंसेस की वजह से होता है, कुछ अंतर की वजह से हो जाता है। लेकिन जब आपकी सरकार तीनों स्तर पर आप ही की सरकार हो, यानी एक ही पार्टी सत्ता में हो, ट्रिपल इंजन की सरकार जिसे हम लोग कहते हैं, अगर परिस्थिति ऐसी है तो निश्चय ही विकास की उम्मीद भी जनता की बढ़ जाती है और नीति बनाने और नीति को पालन करने यानी पॉलिसीज बनाने और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराने में जरूर ही मदद होगी और इससे हमें लगता है कि प्रदेश की जनता को फायदा जरूर होगा। और पेंशन को लेकर मैं बात करूं तो बुजुर्गों का भी पूरा ध्यान रखा गया है और पेंशन को लेकर भी बड़े ऐलान सीएम नायब सैनी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल है कि विपक्ष अब क्या करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो हरियाणा में मिटती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं संसद सत्र की जब शुरू हुआ था तब भी नेता प्रतिपक्ष वहां पर मौजूद नहीं था और अब इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, मतलब एक प्रकार से अभी हमने संजय जी से भी बात की थी और उन्होंने बताया कि इस बजट से कितनी खुश है हरियाणा की जनता। और अब सीएम सैनी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो किस प्रकार से अब जमीनी स्तर पर इसको पूर्ण करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब विपक्ष किन मुद्दों को लेकर आएगा, क्योंकि खर्ची पर्ची अगर जमीनी स्तर पर बात देने की बात की गई हो, अब क्लीन बोल्ड होती हुई कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आ रही है। राम, देखिए, विपक्ष अपना रोल निभाएगा, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विधानसभा में एलओपी जैसा आपने बताया वो नहीं थे। जब इतनी बड़ी बात हो, बजट पेश किया जा रहा हो और सरकार अपने बड़े बड़े दावे रख रही हो, अपने पूरे साल भर का लेखा जोखा या एक एस्टिमेशन रख रही हो कि हम ये करने वाले हैं, तो इस समय जब आगे अभी चर्चा होगी तो हम देखेंगे कि इस समय विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी रहता है। विपक्ष के सवाल जो जनता सरकार से छूट जाती है, उन सवालों को लेकर विपक्ष सदन में बैठती है, तो उनको लेकर विपक्ष का होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने बताया कि राज्य में विपक्ष राजनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, अभी एलओपी भी डिसाइडेड नहीं है और संगठन रूप में भी कई कमियां देखने को मिलती हैं। तो ये देखना होगा कि विपक्ष जो है किस तरह से सरकार को और किन मुद्दों पर सरकार को घेरती है।
विपक्ष के पास भी अपने मुद्दे होंगे, विपक्ष बजट को लेकर भी कई बयान आए हैं, लेकिन अब ये आने वाले जब बजट अब तो पेश हुआ है, इस पर डिस्कशन होगा, उस पर सवाल जवाब होगा, तब ये देखने लायक होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राम, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हमने यहाँ पे युवाओं की भी बात की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, और जिस तमाम ऐसी योजनाओं के, महिला बागवानी, ऋण मुक्त, हमने तमाम ऐसे मुद्दे देखे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बीजेपी ने कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको प्राथमिकता बनाया होगा? देखिए, बीजेपी, अगर आप पूरे बजट को आप ध्यान से देखें तो बीजेपी ने, मैंने कहा ना, ग्रामीण और शहर दोनों की जो संतुलन है उसको बनाए रखने की बात की है। एक तरफ जहां एआई की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण हैं, जो कृषक हैं, उनको ऋण से लेकर उनको जो रियायत देने की बात है वो कही गई है। सांस्कृतिक रूप से भी सरकार ने कई पहलुओं का ध्यान रखा है। प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय हर जिले में बनाने की बात कही है। उसके अलावा हर 10 किलोमीटर पर एक संस्कृत विद्यालय बनाने की बात कही है। उसके अलावा आप संकल्प जो योजना है, जो कि प्रदेश में जो यूथ या जो आवाम जो है नशे से की तरफ जा रही है, उनसे बचाने की तरफ भी कोशिश की गई है। स्पोर्ट्स में भी लोगों को प्रमोट करने की बात कही गई है। हरियाणा जो है स्पोर्ट्स में बहुत विशेष नाम रखता है। कई दुनिया भर के हमारे देश के बड़े ही मशहूर खिलाड़ी जो हैं, क्रिकेट की बात अगर साइड में भी रखी जाए तो एथलेटिक्स में हरियाणा, कई ऐसे विश्व स्तर के नाम जो हैं, पदक जो है हरियाणा से आते हैं। तो स्पोर्ट्स से लेकर शिक्षा, सांस्कृतिक रूप से, उसके अलावा कृषि, और जो आज तकनीकी विकास दुनिया भर में हो रहा है उसका सेंटर बनाने की भी व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यहाँ पर मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि बीच में डंकी रूट का जो मुद्दा था वो काफ़ी वायरल हुआ था, और इसमें ना केवल हरियाणा बल्कि 2 ऐसे राज्य थे, हरियाणा और पंजाब, ये 2 ऐसे राज्य थे जहाँ से जो अवैध प्रवासी है जब वापसी की गई, उनके सबसे ज़्यादा लोग यहीं से थे। और इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियाँ थी वो भी बीजेपी पर लगातार हमलावर थी, सैनी सरकार पर हमलावर थी कि उन्होंने किस तरह से युवाओं को नौकरी के लिए तरसा दिया है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर विदेश जा रहे हैं। अब हाँ, इस पर ये एक मुद्दा उठा, ये एक बड़ा मुद्दा प्रदेश में उठा था कि जिस तरह से अमेरिका ने हमारे जो नागरिक हैं उनको भारत भेजा था, वो एक मुद्दा उठा था। और उसके बाद ये सवाल उठा था, बीजेपी विपक्ष ने भी उठाया और प्रदेश में भी एक आम जन में भी सवाल उठा कि भाई ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि जो हमारे नागरिक हैं वो अवैध रूप से डंकी रूट से दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो संस्थाएं कौन सी हैं जो इस तरह की व्यवस्था मुहैया कराती हैं? उन संस्थाओं पे कार्रवाई की मांग विपक्ष से की गई थी। सरकार ने भी उस समय आश्वासन दिया था कि वो संस्थाएं या वो एजेंसियां जो डंकी रूट से बड़ा अमाउंट लेकर हमारी युवाओं को विदेश भेज रही हैं, वो दरअसल वो इलीगल तरीका होता है किसी भी मुल्क में एंटर होने का, तो उसके बाद फिर पकड़े जाते हैं, उसके अपने रिप्रिकॉशंस होते हैं। उस पर कार्रवाई की मांग विपक्ष ने भी की थी। सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि जो डंकी रूट से जो एजेंसियां काम कर रही हैं हमारी युवाओं को विदेश भेजने की, उन पर कार्रवाई होगी। बजट में इस बात का प्रावधान रखा गया है कि उसको लेकर एक बिल लाया जाएगा, यानी अब एक कानूनी तरीके से वो लोग डंकी रूट से हमारी युवाओं को दूसरे देश में भेज रहे हैं या इस तरह की एजेंसियां चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब ये डंकी रूट का जो मुद्दा था, जब उसने सियासी रंग पकड़ा तो जो सत्तासीन पार्टी हैं वो भी एक्शन में आई। और मैं यहाँ पे दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि बजट सेशन में डंकी रूट को लेकर भी उपाय समाधान किए गए हैं, और जो एजेंट अपने जो प्रवासी थे, जो लोग थे, उनको जो भेजते थे, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब ऐसे भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से अब जो बजट में जो उन्होंने बड़े वादे किए हैं वो किस तरह से ज़मीनी स्तर पर आएंगे। और ये बड़ा सवाल है कि सीएम नायब सैनी का बजट कितना नायाब होता आगे चलकर। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर किस रुपए महिलाओं के खाते में कब आएंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।